अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकवी। इस साल फरवरी के महीने में एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से करार दी जाने वाली दहशतगर्द तंजीमों, ग्रुप्स, जमातों को पाकिस्तान में भी काबिले गिरफ्त करार दिया गया। और ये जब हुआ जब हमने देखा कि जमात दावा और एक फलाही फाउंडेशन, उनकी जो है फलाही इंसानियत फाउंडेशन, उसको अल रशीद ट्रस्ट को हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया और कहा कि ये इदारे अब हुकूमत की तहवील में है, इनके सारे जो मनकूला और गैर मनकूला असासे हैं वो सब हुकूमत कंट्रोल करेगी। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हमने देखा कि हाफिज सईद साहब जो हैं उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है और आजकल ऑफ कोर्स वो इस केस को लड़ रहे हैं अदालत में। इसका अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से एक और मूव सामने आया। अब ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई पॉलिसी है साउथ एशिया की तरफ, खुसूसन पाकिस्तान को जो हम कहते हैं कि डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, क्या ये उस सिलसिले की कड़ी है कि मिली मुस्लिम लीग इसको भी, यानी ये वो जमात है जो इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात के रजिस्टर होना चाहती है, आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन इसको भी उन्होंने दहशतगर्द ग्रुप या दहशतगर्द तंजीम के जुमरे में डाल दिया है। और साथ ही अमेरिका ने बड़ा संगीन इल्जाम आयद किया है कि लश्कर तैयबा आज भी पाकिस्तान में अवामी राब्ते, अवामी रैलियां मुनक्किद करती है और साथ ही दहशतगर्द हमलों की पूरी जिसे कहते हैं ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मिली मुस्लिम लीग का अगर मैं जिक्र करूं तो इलेक्शन कमीशन में अब तक इनको रजिस्टर नहीं किया गया और इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मंसूब की जा रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी वजारत दाखिला की क्लियरेंस है। आया मिली मुस्लिम लीग को भी पाकिस्तान हुकूमत जमात दावा की तरह कलदम तंजीमों में डालेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितनी भी तंजीमें हैं जिनको कलदम करार दिया जाता है वो सिर्फ अमेरिका के कहने पर दिया जाता है या हम खुद होमवर्क करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ जी, जिनको इस जुमरे में डाला गया है कि ये दहशतगर्द तंजीम है या इनकी एक्टिविटीज मशकूक हैं, तो इसीलिए हम इनको कलदम करार देते हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं राना अरशद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, लाहौर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान भी कुछ ही देर में बतौर तज्जिया निगार हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, गुफ्तगू का सिलसिला मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज अपने ये जो इकदाम लिया है मिली मुस्लिम लीग के हवाले से और लश्कर तैयबा के हवाले से उन्होंने कहा है, बल्कि बहुत सारे नाम भी दिए हैं कि इन तमाम लोगों को और मिली मुस्लिम लीग को वो दहशतगर्द तंजीम के जुमरे में डाल रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को और वो कदम उठाना चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में है। मैं ये समझता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज का एंड कोई नहीं होता। जब एक दफा आप अपना कदम पीछे हटा लेते हैं तो फिर जो अग्रेसिव पावर्स हैं वो आपको दबाती ही चली जाती हैं। जहां तक जमात दावा का ताल्लुक है, इसका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जमात दावा के बारे में अगर किसी को तकलीफ है तो वो भारत को है। अगर अमेरिका और अमेरिका यूएन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को प्रेशर डाल रहा है कि आजाद कश्मीर और उसके साथ जो मकबूजा कश्मीर में खास तौर पर जिस तरीके से तहरीक आजादी दिन ब दिन जोर पकड़ रही है, उसको खत्म करना पाकिस्तान का फर्ज है। और पाकिस्तान इस कॉम्प्रोमाइज में आके अपने किसी एक जमात को जो अच्छी है बुरी बात का ताल्लुक है उसको बैन कर देते हैं और कहते हैं कि हमने इसके सारे दफातर भी सील कर दिए। और ये होता है एक्सप्रेसली अमेरिकन के कहने पर। तो फिर ये इंप्रेशन आम आदमी के ज़हन में बड़ा जोर पकड़ जाएगा कि हम पाकिस्तान के मफाद में काम नहीं कर रहे, बल्कि हम अमेरिका भारत खुश करने की जो स्टेप उठा रहे हैं। और उसका अगला कदम आप उसका दिया, आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग, जिसको अभी तक तो हमारी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई और इसके साथ एक और जमात भी है तहरीक आजादी है कश्मीर, उसको भी उन्होंने प्रोस्क्राइब कर दिया अमेरिका ने। तो क्या अमेरिका ने सारी दुनिया का टिकट उठा रखा है? क्या अमेरिका ने भारत की जो मजालिम है जिस तरीके से गुज़श्ता चंद दिनों से भी सामने आ रहे हैं, एक लफ्ज़ मुंह से निकाला है? वो नहीं उठाएंगे इसको, ना वो कदम उठाएंगे इसको, ना वो बात करेंगे इसको। सही, क्योंकि मकसद उनका ये है कि पाकिस्तान ने चूंकि एक दफा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, इसके बाद पाकिस्तान को जितना और दबाया जा सकता है दबाते चले जाएंगे वो पाकिस्तान। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि हर वो कदम जो पाकिस्तान के मफाद में है मैं सबसे पहले उसे सपोर्ट करूंगा, लेकिन हर वो कदम जो अमेरिका बहादुर कहने पर जैसे प्रेशर के तहत काम करेंगे
जो हमारे अपने आप करने से नहीं है। हमारे किसी कोर्ट ने हाफिज सईद को कन्विक्ट नहीं किया, हमारे किसी कोर्ट में खिलाफ केस नहीं है, और आज हमने की सब उठाने का दिया, आपने देख लिया, और इससे आगे चीजें बढ़ेंगी, इससे कम नहीं होंगी। So, ये जो कदम हमने उठाया है, बिल्कुल आपने सही कहा कि हाफिज सईद साहब को क्लियरेंस मिली है तमाम हमारी अदलिया से, लेकिन फिर भी हमने उन्हें एक बैंड आउटफिट कहा है। जरा ये मतलब समझाइए ना, जब हम किसी को भी कलअदम कहते हैं, चाहे वो जमातुल दावा हो, XYZ तंजीम हो, व्हाट डू वी मीन? डू वी मीन दे आर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? क्या मकसद, इससे मतलब क्या होगा? हम देखिए, ये जब हम करते हैं तो हम ये तनकीद कर देते हैं कि ये जमात, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी काम कर रही है वो गलत है, पाकिस्तान इसको गलत समझता है। यानी कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान जो तहरीक आजादी कश्मीर चल रही है, मकबूजा कश्मीर, तो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली उसको कंडेम करते हुए नजर आता है इसमें। ये वो चीजें हैं जो सोच समझ के हमें करनी चाहिए थी। अगर हमने एक दफा कदम उठा लिया है पीछे की तरफ, पहले कहा था फिर बात करेंगे। क्या हम दुनिया को ये पूछ नहीं सकते कि जिस तरीके से आयरलैंड का मसला था, उन्होंने बातचीत को हल कर लिया, तो वो तमाम लोग जो आयरिश रिपब्लिक आर्मी थे सब कत्ल कर दिएगा, मार दिएगा उन सबको। अमेरिका में खुद जो क्रू क्लाइन वाला के लोग थे, ट्रिपल के क्या उन सबको कत्ल कर दिएगा, माफ कर दिएगा उनको सबको? हमें खुद अपने मफादात को निगहदाश्त हम नहीं कर सक रहे, हमारा मसला ये है। सही, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब राना साहब, सवाल आता है, जाहिर है हुकूमत ने कदम लेने होते हैं, हुकूमत हैज टू थिंक अबाउट इट, और ये जो एक सदारती ऑर्डिनेंस भी आया जिसके तहत फिर अब कुछ नहीं हो सका और हमने कह दिया कि जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो भी उन्होंने करार दिया जिन दहशतगर्द तंजीमों को, पाकिस्तान में भी वो काबिल गिरफ्त करार दी गई। अब बात आती है, ये जो दो तंजीमों का जिक्र हुआ है और गुज़िश्ता रोज अमरीका ने किया है, एक हो गई मिली मुस्लिम लीग और दूसरी हो गई TAK, क्या हम अब इनको भी कल अदम करार दे देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और बड़ी अहम इशू पर आपने बात करने का मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि जनरल गुलाम मुस्तफा साहब बड़ी फहम फरासत रखते हैं, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो मैं भी इंतहाई अदब से यह अर्ज करूंगा कि अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करने वाला? देखना जी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा अजली दुश्मन इंडिया है। और पहले दिन से लेकर जब पाकिस्तान की मैं समझता हूं मार्जे वजूद में आया, तो एक साजिश के तहत मकबूजा कश्मीर को हमसे अलहदा रखा गया। ये पहले दिन से साजिश है, और उस साजिश का ही ताना बाना जो है वो इंडियन गवर्नमेंट और मैं समझता हूं कि वो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। अब अमेरिका अपने बगलगीर बच्चे की जुबान बोलना शुरू कर देता है। देखना जी, यूएनओ में जो रेजोल्यूशन मकबूजा कश्मीर के हक़ खुद अरादियत के मुतल्लिक है, वो इंडिया लेके गया और वहां पर यूएनओ ने एक डिसीजन दिया कि इस करारदाद के मुताबिक उनको अपनी हक़ राय दही देने का इख्तियार मिलना चाहिए। आप देखें, तकरीबन 5 लाख से जायद इंडियन फौजी मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। अमेरिका जो जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ है उसको नजर नहीं आता मासूम बेटियों को, हवा की बेटियों को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बुरहान वानी जैसे यंगस्टर नौजवानों को किस तरह शहीद किया जाता है। बुरहान वानी का नमाज जनाजा इनके मुंह पर तमांचा था कि उनकी बंदूक, उनका जुल्म मकबूजा कश्मीरी के भाइयों की जुबान नहीं बंद कर सका। राना साहब, आप बेशक बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब ये जो मिली मुस्लिम लीग और TAK का है, जरा इस पर आइएगा, क्योंकि इस पर हुकूमत ने और कश्मीर के हवाले से भी बहुत कुछ करना था। ये हमारी अपनी नाअहली रही है कि कश्मीर हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन जुज जरूर है, लेकिन हम लिप सर्विस करते हैं। जब कुछ बहुत ज्यादा वहां होता है हम कहते हैं, हम मजम्मत करते हैं, बट पूरी दुनिया में हम क्या कश्मीर के इशू पर कुछ कर पाए? हमारे मिशन कुछ कर पाए? बतौर हुकूमत आप कुछ कर पाए? नहीं किया हमने। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप देखें कि अब जो यूएनओ का सालाना इजलास हुआ
उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने 21 करोड़ आवाम के जज्बात की तर्जमानी की और वहां पर वो एक इफेक्टिव और एक्टिव रोल प्ले किया। और फिर अगर आप पिछले साल देखेंगे 2017 में जब यूएन में पिछले साल मोहम्मद नवाशी साहब गए थे तो टोटल जो स्पीच थी यूएनओ में वो मकबूजा कश्मीर पर ही तो थी। जब बुरहान वानी का मोहम्मद नवाशी साहब ने नाम लिया बतौर प्राइम मिनिस्टर तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उनके पुतले भी जलाए, उनके पेट में दर्द भी हुआ। माय पॉइंट इज कि अमेरिका जो वो मिली मुस्लिम लीग हो, जमाते दावा हो, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल इश्यूज है। कोई भी कालदन तंजीम जो है मैं समझता हूं कि उसका अपना अपना मंशूर है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब। तो आप देखिए, बतौर पाकिस्तान की एक जमात है जो रजिस्टर होना चाहती है, वजारत दाखिला ने उसने क्लियरेंस देनी है और उसके बाद फिर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, जो अब आम इंतखाबात आने वाले हैं। मुझे ये फरमाइएगा, आप हुकूमत का हिस्सा होते हुए समझते हैं कि मिली मुस्लिम लीग कोई दहशतगर्द तंजीम है और उसमें लश्कर तैयबा के वो लोग हैं जो दहशतगर्द मंसूबों की प्लानिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे कि अमेरिका ने कल कहा है? मैं समझता हूं कि अमेरिकन इस पॉइंट ऑफ व्यू की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ठीक है, मजम्मत करते हैं सही साहब को, बिल्कुल सही है। लेकिन जनरल साहब, मैं आती हूँ राणा साहब आपकी तरफ। हम मजम्मत करते हैं, हम नहीं मानते कि ऐसा कुछ है मिली मुस्लिम लीग को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, या टीए फॉर दैट मैटर। बट अगर कुछ अरसे में हमें यह पता चले कि हमने भी इनको कलअदम तंजीम बना दिया, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अमेरिका कह रहा है वो हम कर रहे हैं और हम दुनिया को ये बताते हैं फिर कि देखिए जी हमने इनको बैन किया है बिकॉज वी टू बिलीव दैट दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वेयर डू वी स्टैंड देन? लेकिन अभी यही तो इश्यू है हमारा। या तो पाकिस्तान खुद ये समझता हो कि मिली मुस्लिम लीग है या ABCD जो भी पार्टी है जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रही है, तो पाकिस्तान उसको बैन भी करे और हम सब मिलकर उसकी मजम्मत भी करें और हम सब कोशिश करें कि ऐसे लोगों को मुकरना आने। ये सब अपने अपने वक्त में पाकिस्तान के और कश्मीर के मफादात के लिए काम करती रही। कश्मीर पाकिस्तान का अनफिनिश्ड एजेंडा है जो तकनीक तक पहुंचना है, आज नहीं तो 10 साल बाद 20 साल बाद पहुंचेगा और पहुंचाना है हमने। लेकिन हमने जब एक स्टेप उठाया उसके बाद हम दूसरा स्टेप पीछे उठाएंगे और अमेरिका के कहने पर उठाएंगे। तो अब ये बताइए कि कश्मीर का उसको कितना नुकसान पहुंचेगा। अब ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अवाम का अपने अरबाब इख्तियार पे कितना एतमाद होगा, अपने इंस्टीट्यूशन पे कितना एतमाद होगा। क्या अवाम ये हक समझने में हक जानब नहीं होंगे कि हमारा एक सर्टन रूलिंग एलीट है, क्या वो किसी भी उसके इदारे से ताल्लुक रखती है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है शायद अपने वफादात के लिए या शॉर्ट टर्म सोच के तहत। क्या हम दुनिया को ये बताने से कासिर हैं कि ये अगर लोग गुज़श्ता कहीं रहे भी हैं ऐसे काम में मशहूर और जिसमें अमेरिका ने बहुत आशीर्वाद भी थी, पैसा भी था, ट्रेनिंग भी थी, सब कुछ था, उनको व्हाइट हाउस में भी बदू किया गया था, तो आज हम उन सबको जिस तरह बीमार भेड़े को बीमार मार भी जाता है, ऐसा हम नहीं कर सकते उनको। वो इंसान है, उन्होंने काम किया है कोई। आज हम उनको अगर मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम में आने का तरीकाकार जो भी है हमारा, उसको तो हम बात कर सकते हैं उसको। लेकिन जब उनको मेन स्ट्रीम की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को इनकरेज कर रहा है, तो फिर अगर हम जिस तरह अमेरिका कहने पर उठाएंगे तो पाकिस्तान में अफरा तफरी बढ़ेगी और यही लोग जिनको अगर और कोई रास्ता नहीं मिलेगा उन्हें अपना इजहार तो करना है, वो क्या करेंगे बताइए। सही। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब दोनों मोहतरम मेहमानों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब अफगानिस्तान के बहुत सारे ऐसे थे जिनको दहशतगर्द लिस्ट में डाल दिया गया था, वो कामयाब हो गए उन्हें निकालने में उस लिस्ट से बाहर, तो यहाँ पर किसकी कम अकली कहूँ, नालायकी कहूँ या नाअहली कहूँ कि हम अब तक ये बावर नहीं करा सके कि ये हमारे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये ठीक काम कर रहे हैं, एंड यू नो लेट देम बी एंड डू नॉट इंक्लूड देम इन द प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट। ये काम कौन करेगा? लेट्स टेक अ ब्रेक।
अमेरिका की जानिब से मिली मुस्लिम लीग और TAK को दहशतगर्द तंजीम के जुमरे में डाल देना पाकिस्तान पर मजीद प्रेशर बिल्ड करता है। पाकिस्तान इस प्रेशर को किस तरह से विथस्टैंड कर सकता है और क्या अमेरिका के कहने पर अब हम इन दो तंजीमों को भी कलअदम करार देंगे? आज इसी हवाले से बात हो रही है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ हैं, राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ हैं, डॉक्टर इरफान अशरफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से, और इस वक्त हमारे साथ हैं मिली मुस्लिम लीग के तर्जुमान ताबिश कयूम साहब। ताबिश कयूम साहब, कल जो अमेरिका की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या कुछ अब तक आपके साथ कोई बातचीत हुई हो या कुछ आपको अंदाजा हुआ हो कि क्या आपको लोगों को भी अब जमात उद दावा की तरह कलअदम तंजीम में डाल दिया जाएगा? जी देखें, मैं इसमें अर्ज करूं कि सबसे पहली बात यह है कि किसी भी दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर ये जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना या बनाना या उससे वाबस्तगी इख्तियार करना है, ये बुनियाद है दुनिया के अंदर आज़ादी की। और पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, अदालत मौजूद है। हम पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने के लिए हमने ये पार्टी बनाई पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। तो उसके अंदर अमेरिका का ये फैसला मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक मुदाखलत है। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में मैं ये कहूंगा कि जो आपने सवाल किया कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन अमेरिका तक गई है और जो ये परसेप्शन बना है, इसके अंदर हमारी रूलिंग गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने अदालत के अंदर खड़े होकर ये बात कही कि MML के लोगों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए कोशिश की, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। और इन चीजों का फायदा जो है आज अमेरिका ने उठाया है और वो ये बात कह रहे हैं वो हमारा ताल्लुक जोड़ है एक्सट्रीमिज्म से। जबकि हमने तो पहले दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि हम दुनिया भर के अंदर होने वाले हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, और इसीलिए हम सियासी मैदान में आए हैं ताकि पाकिस्तान के मसाइल को, माशरे के मसाइल को सियासत के जरिए हल करें, ताकि हमारी हर एक्टिविटी, हर चीज जो है पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के कानून आईन के मुताबिक हो। ताबिश साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या वो इकदामात नहीं किए गए जिससे आप समझते हैं कि आज आप लोगों की जमात जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई इलेक्शन कमीशन में और उसको मशरूत कर दिया है कि वजारत दाखिला जब क्लियरेंस देगी तभी ये रजिस्टर की जा सकती है बतौर सियासी जमात, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि अमेरिका ने ये इकदाम लिया है? देखिए, हम तो बड़ा क्लियरली ये समझते हैं कि हमारी रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा कॉम्प्लिसिट है सारी सूरत के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो यानी इलेक्शन कमीशन को लेटर जारी किया है वजारत दाखिला ने, ये पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के साथ ये इम्तियाजी सलूक नहीं किया गया। इन्होंने ये कहा कि जी इन लोगों का कलअदम लोगों से ताल्लुक है, जबकि हम इसकी नफी करते आए। अदालत ने उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर और अपनी जो है वो क्या कहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं इसी चीज की कंफर्मेशन चाहती थी और आप प्लीज मेरे साथ रहिएगा। ताबिश साहब, राना साहब, वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया, जैसे ताबिश साहब कह रहे हैं, कि इनको क्लियरेंस ना दी जाए बिकॉज इनका ताल्लुक है कलअदम जमात से। सो अगर है और आप समझते हैं कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं या ताल्लुकात हैं, तो इनको इतने फ्रीली कैसे फिर कैंपेन करने दिया गया? इनके जलसे भी हुए, इन्होंने पार्टिसिपेट भी कर लिया और अभी भी करते हैं, तो फिर ये किस किस्म की गवर्नेंस हुई आपकी? मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर शख्स को अपना वोट डालने, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मैं समझता हूं कि अख्तियार और हक है। हमें कोई इतराज नहीं, ये हमारे भाई हैं और मैं समझता हूं कि जो अमेरिका बहादुर है उसका एतराज था, तभी तो इनको क्लियरेंस नहीं दी ना। एतराज था, बता रहे हैं ना कि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इनके रजिस्टर न किया जाए। मैं अर्ज करता हूं, प्रोफेसर हाफिज सईद साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। उनके पैरोकार जो हैं, मैं समझता हूं कि वो उनका जो मिशन है, देखना इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम के लिए काम करने से तो कोई रोक नहीं सकता। अब जो अमेरिका बहादुर है, उनका पाबंदियां लगाना, वो तो पाकिस्तान के एटमी न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी होते हुए भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और आपको पता है कि जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने 5 फोन किए थे क्लिंटन ने। राना साहब, आप कहां से कहां बात कर रहे हैं? यहाँ एक बिल्कुल बेसिक बात है कि ये मिली मुस्लिम लीग कहती है कि डेंट आप लोगों की वजह से पड़ा, यू डिड नॉट सपोर्ट देम। मैं अर्ज करता हूं लाहौर में
NA 120 का इलेक्शन था जी, हमारे भाइयों ने पार्टिसिपेट किया, मोस्ट वेलकम। आगे नेशनल इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो चुकी है, हमें कोई इतराज नहीं। और मैं समझता हूं कि अदालत में जब प्रोफेसर का केस साहब का केस था, बिल्कुल हमारे पास कोई ऐसे शवाहद नहीं है, कोई ऐसे प्रूफ नहीं है, लिहाजा मैं समझता हूं कि अदालत ने एक फैसला किया। इस पर मैं अब जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इन चीजों को देख रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है, जो उनका प्रोसीजर है, जैसे बाकी तंजीमें उन्होंने पार्टियां को रजिस्टर किया है, मैं समझता हूं कि मिली मुस्लिम लीग को भी रजिस्टर करना चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं है। डॉक्टर वो ताबिश साहब, इन लोगों को तो कोई एतराज नहीं है, आप कहते हैं इनकी तरफ से खत लिखा गया। अगर एतराज नहीं है तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का इम्तिहान है कि अमेरिका ने अगर ये बात की है तो ये क्लियरेंस दें मिली मुस्लिम लीग को। ये खुद अदालत में कह चुके हैं, अभी आपके प्रोग्राम में इन्होंने कहा है कि कोई सबूत कोई शवाहिद नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि इन्होंने बिल्कुल सच कहा है, लेकिन ये सच जो है अगर ये अदालत में कहें, ये इलेक्शन कमीशन को ये सच लिख के दे दें तो इंशाल्लाह ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि मिली मुस्लिम लीग रजिस्ट्रेशन उसकी ना हो। जहां तक अमेरिका की बात है तो हम हर मुल्क से दुनिया के हम उनसे एहतराम के रिश्ते और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर रिश्ते चाहते हैं, ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। हमारा कोई खुदा न खास्ता ग्लोबल एजेंडा नहीं, हम पाकिस्तान में खिदमत के लिए सियासत के अंदर आए। बिल्कुल सही ताबिश साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपका मौक़िफ़ जानना चाहते थे और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से अमेरिका को ये बावर करा सकता है कि ये सियासी जमात है। और जैसे आपने फरमाया कि अदालत में इसी हुकूमत ने फिर देना होगा कि हमें कोई एतराज नहीं है और ना ही कोई ऑब्जेक्शन है। डॉक्टर साहब और जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन एक अर्ली ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस इम्तिहान में हम पूरे उतर सकते हैं और वो कौन है जो हमें इस इम्तिहान में पास कराएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले राना साहब ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। अब ये अलग बात है कि डॉक्टर साहब, ये राना साहब की पर्सनल राय है या फिर हुकूमत की मौक़िफ़ ये बयान कर रहे हैं मिली मुस्लिम लीग के हवाले से, लेकिन आप क्या समझते हैं? जैसे जो तर्जुमान है मिली मुस्लिम लीग के ताबिश कयूम साहब, उन्होंने कहा कि फिर ये हुकूमत पर एक इम्तिहान है इस वक्त, किस तरह से वो अमेरिका को बावर करा सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत जल्द कराना होगा बिफोर दे टेक इट टू UNSC और फिर हम मजबूर हो जाएं उसे फॉलो करने में। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, मुझसे क्वेश्चन था, मैंने समझा कि शायद आप राना साहब से बात करें। देखिए, ये जो मिली मुस्लिम लीग का मामला है स्पेसिफिकली, इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मिली मुस्लिम लीग की जो क़यादत थी, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब और बाकी सारे लोग, ये जब मुस्लिम लीग नून को वोट दिया करते थे, जब ये नवाज शरीफ साहब को कैंपेन किया करते थे, तब तो ये ठीक थे, तब कोई मसला नहीं था। लेकिन जब इन्हें 120 में ये खड़े हुए, इन्होंने शेख याकूब साहब को अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया और इन्होंने अच्छा खासा वोट ले लिया, तो असल में वहाँ मुस्लिम लीग नॉन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई कि ये तो हमारा वोट बैंक तोड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सारी कहानियां हैं कि जी अमेरिका का प्रेशर है, बाकी चीजें, ये अपनी जगह जरूर एग्जिस्ट करती हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये माजी में उस टाइम पे नहीं थी जब आपको सपोर्ट करते थे? इसका मतलब ये डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि वजारत दाखिला का अदालत में ये कह देना कि मिली मुस्लिम लीग का कुछ ताल्लुकात रहे हैं दहशतगर्दों से या हैं और इनको क्लियरेंस इसलिए नहीं दे रहे, ये इसी सिलसिले की कड़ी है? जी, इनको सिर्फ अपना वोट बैंक खतरे में नजर आ रहा है जी, इसके अलावा कोई दूसरा मामला नहीं है। ये सारी बातें जो इंटरनेशनल प्रेशर की इस टाइम पे इनको याद आ रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि वो वोट जो इनके पड़ता था अब वो इनको नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। तो अब तो लेकिन मामलात इस हद तक पहुंच गए कि खुद अमेरिका ने ये कह दिया कि जी इन दो तंजीमों को वो दहशतगर्द लिस्ट में डाल रहे हैं, तो अब हमें क्या करना होगा और किसने ये ओनस लेना होगा टू रिमूव देम फ्रॉम दैट? मतलब अमेरिका अगर UNSC में ले जाता है, फिर आपके पास बड़ा कम वो विंडो बचती है कि आप कुछ कर सकें। देखिए, आपकी बात मैं इस हद तक तो दुरुस्त मानता हूं कि अमेरिका का एक प्रेशर है, अमेरिका इल्जाम तो लगाता है पाकिस्तान पे, वो प्रोफेसर हाफिज सईद साहब के अलावा भी बाकी लोगों पे भी, लेकिन अगर आप देखें तो जो फ्लाई इंसानियत फाउंडेशन है बेसिकली, इसने जलजले में काम किया है, इसने बड़ी इंटरनेशनल NGOs के साथ मिलकर काम किया है, उन NGOs के साथ भी जो अमेरिका में काम कर रही हैं, तो मतलब ये एक वेलफेयर के हवाले से इनका एक बड़ा काम है। फिर हाफिज सईद या उनके जो भी फ्रंट लोग हैं, ये कभी भी किसी दूसरे मुल्क में
डायरेक्टली किसी ऐसी एक्टिविटी में कोई सबूत नहीं दिया गया आज तक। पठानकोट हमलों में या मुंबई अटैक्स में आज तक कभी हिंदुस्तान कोई सबूत इंटरनेशनल लेवल पे दे नहीं सका। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है कि हमारे लोग जो इन्वॉल्व नहीं भी हैं उनको भी अमेरिका और इंडिया एक लॉबिंग के जरिए वो टेररिस्ट करार देना चाह रहे हैं और हमारी हुकूमत खामोश बैठी है। और इस वक्त तो ये इसलिए भी खामोश बैठे हैं, अमेरिका की इन सारी चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत को सूट भी करता है। कि अगर इन पर बैन लगता है, अगर इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता तो उसका नवाज लीग को फायदा जाएगा। ये इस वजह से बहरहाल इस मौजूदा मौके पे आपको लगता है ज्यादा खामोश है जनरल साहब? क्योंकि ये बहुत देखिए एक तो संगीन इल्जाम भी है जाहिर है, क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का और इस तरह से आपकी जिस तरह से ताबिश साहब ने कहा कि हम हमारे वी आर ए सॉवरेन कंट्री, हमारा अपना आइन है, हमारा एक तरीकाकार है इलेक्शन में हिस्सा लेने का, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, उस पर अगर अमेरिका इस तरह से कदगन लगाता जाएगा और हुकूमत खामोश रहेगी तो ये फिर इस मुल्क के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि क्या इकदाम करने की ज़रूरत होगी ताकि मिली मुस्लिम लीग और TAK या दीगर जो जमातें जिनको हमने कलअदम अमेरिका के कहने पर कर दिया है उनको हम इस लिस्ट से निकालें? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 2 ब्रेक से पहले कि अफगानिस्तान कामयाब हो गया, हम क्यों नहीं हो सके? देखिए, पाकिस्तान का इशू हमेशा चल रहा है कि हम रिएक्टिव हैं बहुत ज्यादा। जब एक चीज हमारे सर पे आ जाती है तो फिर हम विचार शुरू करते हैं और जब तक हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। ये पाकिस्तान को पता था कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के मुख्तलिफ कंडे हैं जो इस्तेमाल हो रहे होंगे। आज कंपनियों को इसलिए बैन कर दिया गया कि वो जी बज़ाहिर सो कॉल्ड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में मतलब नहीं है, वो आज इनको बैन किया जा रहा है क्योंकि जबकि पाकिस्तान ही मरहले बहुत पहले तय कर चुका हुआ है। इसका मकसद क्या है? अब जब इन्होंने हाफिज सईद साहब पे बैन लगाया और अमेरिका ने, तो हमने उस वक्त बात नहीं की। हमें उस वक्त पूरी दुनिया के सामने मुकदमा रखना चाहिए था कि हाफिज सईद के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। हमने कभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो परमानेंट मंदूब है वहाँ पे उनको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और पाकिस्तान एक कैंपेन के तौर पर तमाम अपने जो फॉरेन ऑफिस रिसोर्सेज हैं तमाम अपनी सारी दुनिया में ये हम लेके जाए मुकदमा अपना कि हाफिज सईद को या जमातुल दावा को या खिदमत फाउंडेशन को या मिली मुस्लिम लीग को तो एकदम छोड़िए कि पाकिस्तान का जो भी शहरी अगर किसी टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो प्रूफ लेके आइए और हमारी अदालतों में सबूत दीजिए। सही। भारत ने समझौता एक्सप्रेस के जो कन्विक्टेड मुजरिम थे उनको आहिस्ता आहिस्ता सबको फारिग कर दिया है, उनको रिलीज कर दिया गया है। उसके बारे में पाकिस्तान ने मुकदमा नहीं बनाया किसी के सामने, क्यों हम ये बात नहीं कर सकते? ये इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी टेररिज्म के मुकदमा जो मिसाइल हुए हैं जिसमें भारत बराह रास्त मुलविस रहा है, कुलभूषण यादव केस इन पॉइंट है। हमने इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खड़े होकर हमारे मंदूब ने बात क्यों नहीं की? मेरे प्राइम मिनिस्टर ने पिछली दफा भी हमने क्यों ये मुकदमा दुनिया के सामने नहीं रखा? हम खुद तो बात करते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है कि जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अपने खून से जो कीमत अदा कर रहे हैं आज़ादी की, ये पाकिस्तान का बात होता तो शायद ये बात ना होती। ये तो सारा उनका अपनी हिम्मत है, उनका अपना खून है, उनके सारा कुर्बानियां उनकी अपनी है। तो हमने मुकदमा तो खुद अपना कमजोर कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम अपने आप को इस सारे स्टैंड से दस्तबरदार करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पाकिस्तान को कह दिया जाएगा फजल बोर्ड कश्मीर, और आप जिस तरह पहले वाजपेयी साहब आए थे अगर आपको याद हो, और आए थे और बड़ा उन्होंने यहाँ पे तकलीफ की, जब वापस गए उनसे पूछा गया कि आपने कश्मीर की बात क्यों की? मैं कही मैं तो उस कश्मीर की बात करके आया हूँ जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हम तो उसको हल करना चाहते हैं। तो अगले दिन आपके सर पर ये भी खड़ा होगा। ये फिर अमेरिका ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमें क्यों भूल जाते हैं कल को? ये बात भी हमारे सर पे आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पानी सर से गुजर रहा है। राना साहब लास्ट 30 सेकंड्स वी हैव। देखिए वो जो दोनों मोहतरम मेहमान कह रहे हैं और इवन ताबिश साहब कहकर गए हैं, ये फेलियर होगी खारजा पॉलिसी की कि अगर आप हर फैसला जो है वो मानते जाएं, जबकि आप ये खुद कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हाफिज सईद साहब में कोई प्रॉब्लम है, ना ही मिली मुस्लिम लीग में। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
अंडर द सुपरवियर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की आवाम की सही तर्जमानी हो रही है। बदकिस्मती से 2000 की दहाई में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में डू मोर का नारा लगता था और जैकबाबाद के एयरबेस जैसे हमने अमेरिकन के हैंडओवर किए हुए थे, उनको वही पुराना चस्का पड़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया और देंगे, और इंशाअल्लाह अफगानिस्तान का, इंडियन फोर्सेस का पाकिस्तान डट के मुकाबला कर रहा है और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। पत्थर से या नहीं देना, हमें पूरी दुनिया में ये बावर कराना है। मैं समझता हूं कि ये अमेरिकन साजिश है, ये इंटरनेशनल साजिश है। यहां पर परवेज मुशर्रफ के दौर में सुबह दोपहर शाम ड्रोन हमले होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सलामती महफूज है, 21 करोड़ आवाम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, लेकिन हमें इंटरनेशनल चैलेंजेस का मुकाबला भी करना है। और ये मुकाबला कैसे करेंगे राणा साहब? इस मुकाबले के लिए हमारी एक खारजा पॉलिसी है, इस मुकाबले के लिए हम दुनिया भर में जाकर बहुत कुछ करना है, वो होता नजर नहीं आता, वो लॉबिंग नहीं होती। हम कर रहे हैं। माई पॉइंट इज कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा है। आप जरा देखें ना कि परवेज मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब के दौर में क्या हालात थे। पाकिस्तान का चाइना के साथ ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। डॉक्टर साहब लास्ट 10 सेकंड्स रहते हैं, क्या बिजली के मंसूबे पैदा होगा? जिस तरह से राणा साहब कह रहे हैं, इस तरह से तो हमारी खारजा पॉलिसी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन इंशाल्लाह जैसे एटमी धमाके किए थे, डॉक्टर साहब प्लीज फरमाइएगा, वी जस्ट हैव 10 सेकंड्स तय करेगा। जी देखिए राणा साहब जो फरमा रहे हैं, मैं बड़ा हैरत से ये बातें सुन रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ अमेरिका के कहने पे डू मोर करता रहा, आपने तो हिंदुस्तान के कहने पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पठानकोट में हमला होता है, आप गुजरावाला में FIR काट रहे होते हैं। इंटरनेशनल दुनिया को मौका आपने दिया। राणा साहब आपने डाउनलिंक्स में वो सारी बातें की जो अमेरिका और इंडिया कहते हैं, तो आप कौन सी खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं? मेरे भाई यूएनओ में हम केस लेके गए और इंडियन गवर्नमेंट को उस पर का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार है इस चीज की कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात जो खराब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये प्रेशर बढ़ता जाएगा राणा साहब, अमेरिका का प्रेशर इसी तरह से बढ़ता जाएगा और हम क्या सकम होने के लिए है। ये पाकिस्तान आगे की तरफ गया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। राणा साहब इस तरह से पाकिस्तान आगे नहीं जाता। पूरी दुनिया में जब आप तन्हा हो जाएं तो पाकिस्तान आगे नहीं जाता। आपके बड़े कम दोस्त ममालिक हैं, आपको उनसे भी दोस्ती बढ़ानी है और दुनिया में भी दोस्ती बढ़ानी है और बताना है पूरी दुनिया को कि जिसको आप सही समझते हैं वो सही है, वो दहशतगर्द नहीं है। आई थिंक राणा साहब दिस विल नॉट टेक अस एनीवेयर, दिस विल नॉट टेक अस एनीवेयर। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है, मैं इजाजत लूंगी आप सब लोगों से। लेकिन खारजा पॉलिसी जिस अंदाज में हमारी आगे जा रही है, जिस अंदाज में पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए, जो कश्मीर कॉज है हमारा, वो सिर्फ लिस्ट सर्विस तक अगर महदूद रहेगा या फिर हमारे मिशंस जो हैं वो काम नहीं करेंगे जो करना चाहिए, तो इसी तरह होगा जो गुज़िश्ता रोज हुआ। मिली मुस्लिम लीग का हवाला देते हुए डॉक्टर इरफान कहते हैं कि ये पहले वोट बैंक था खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, लेकिन जब अपनी जमात बना ली तो हमने देख लिया कि किस तरह से जाकर अदालत में इन्होंने इनको डिफेंड नहीं किया, बल्कि ये कहा कि इनको क्लियरेंस ना दी जाए। लेकिन जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम अमेरिका की हर बात मानते रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनकी हाँ में हाँ मिलाकर ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये भी दहशतगर्द तंजीम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके कहने पर हम इसे कलअदम करार देते हैं। वक्त आ गया है कि हमें खड़े होना होगा और एक्चुअली ये डे टू डे डीलिंग नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है और अपने आप को मनवाने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।